रेस्ट एंड मोशन। खुशी कौशल। रेस्ट एंड मोशन फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे रेस्ट एंड मोशन क्या है। उसके बाद फिजिकल और स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है और उसका यूनिट्स आप याद रखो। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे और उनका एसआई यूनिट्स। इसमें जैसे लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। शॉर्ट में एम। मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम या फिर केजी। और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। मास का केजी, लेंथ मीटर में, और इन तीनों को बोला जाता है क्या? फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फिर इनको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहा जाता है। लेंथ का फंडामेंटल मास, लेंथ मास और टाइम, इनका फंडामेंटल यूनिट हो गया मीटर, केजी और सेकंड। इसी तरह आपको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी होते हैं। तो इनमें हो गया आपको, जैसे हम लोग एरिया लिखते हैं, तो एरिया को क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी का भी एरिया का यूनिट क्या देते हैं? मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया का यूनिट किसी का भी टू डायमेंशनल शेप होता है। एरिया टू डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, उसमें एक लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा। यानी कि कोई भी ये सरफेस आपको क्या है, चाहे वो कर्व सरफेस हो या फिर फ्लैट सरफेस हो, उसका एरिया में दो डायमेंशन जरूर होगा। यदि दो डायमेंशन है तो मीटर इंटू, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देख लो, रेक्टेंगल का लेंथ लेते हैं, तो लेंथ भी मीटर में, मान लो 2 मीटर लेंथ है और ब्रेथ है 1 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया उसका होगा कितना? एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। उसी तरह वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में वॉल्यूम यदि लोगे तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं? इसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और डेप्थ या हाइट भी होगा।
जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन, जितना भी चीज हम लोग देखते हैं थ्री डायमेंशनल ही तो है। तो किसी भी थ्री डायमेंशनल चीज का वॉल्यूम जब निकालेंगे तो मानते हैं क्यूबॉइड ही एक एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं या नहीं? मान लो लेंथ हमारा 5 मीटर है, ब्रेथ हमारा 3 मीटर है और हाइट 2 मीटर है। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और मीटर इंटू मीटर क्या? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। आगे बात समझ में? अभी ये इसमें देखिए तो फिर वॉल्यूम के बाद हम लोग आते हैं डेंसिटी भी ले सकते हो। डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी का मतलब हो गया, का फॉर्मूला देखो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब मास का यूनिट क्या है? केजी। ऐसा यूनिट क्या है? केजी। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? तो मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी का ऐसा यूनिट आप क्या लिखोगे? केजी पर मीटर क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी और मीटर क्यूब एक्सपोनेंशियल ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? -3 हो जाता है। एन क्यूब, क्यूब ऊपर चला गया है तो इसका पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? तो केजी पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। ये डेंसिटी का ऐसा यूनिट हुआ, केजी पर मीटर क्यूब। उसी तरह वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी के बाद मान लो हम लोग वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी। हम लोग स्पीड का क्या लिखते हैं? डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। या वेलोसिटी रहता तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हुआ, सिर्फ वेक्टर और स्केलर एक में डायरेक्शन होता है, दूसरे में डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या? डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और टाइम किस में मेजर करेंगे? तो सेकंड में। तो इसका मतलब हो गया कि इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड या ms-1, एक ही बात। सही है। ये फिजिकल टर्म्स हैं जो कि आपको आने वाला है आगे। इसमें आपको मान लेते हैं कि आपको एक्सेलरेशन, एक वर्ड आएगा आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट यहां रखेंगे क्या? मीटर पर सेकंड बाय टाइम का कितना? सेकंड। यदि इसको सॉल्व करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा या नहीं? तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जो होगा वो हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखो, या इसी को ms-2 दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते। एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन। आश्वास, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपको
ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स माने जाते हैं। इसके बाद ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग लिखते जाए। एक्सेलरेशन के बाद आता है मोमेंटम। एक वर्ड आता है, फिजिकल टर्म आएगा मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जनरली इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम का मतलब हो गया, फॉर्मूला क्या है, तो मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास का यूनिट बताओ क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर बाय सेकंड, पर का मतलब बाय, यानी कि ऐसा यूनिट हम लोग इसका देंगे केजी मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर टू द पावर -1। हाँ, ये मोमेंटम हुआ। फिर एक आएगा फोर्स। फोर्स का मतलब हो गया, फोर्स बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन को। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन ये। तो मास का हम लोग यूनिट क्या देंगे, केजी। मास का यूनिट क्या देते हैं, केजी, इसमें मेजर करते हैं ऐसा यूनिट मास का केजी। और एक्सेलरेशन का हम लोग निकाले हैं, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे आप, क्या आ जाएगा जी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग कंबाइंडली बोलते हैं क्या, न्यूटन। अब इतना लंबा चौड़ा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना बोल करके हम लोग को नाम दे दिया गया न्यूटन। सिंबल लिखते हैं एन, कैपिटल लेटर एन। ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के रेस्पेक्ट में फोर्स का यूनिट हम लोग न्यूटन। सारी बात सुनिए। चलिए उसी तरह हम लोग वर्क डन, वर्क डन के बारे में देखा जाए तो देखिए, अब फिजिक्स में आप लोगों को चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन हो गया, फोर्स हो गया, फिर वर्क पावर एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशन है, साउंड है, ये सारे चैप्टर आएंगे। इनमें ये सारे जितना भी हम लोग लिख रहे हैं ये फिजिकल टर्म से हम लोगों का पाला पड़ेगा। तो वो क्या है, उनका ऐसा यूनिट क्या है, एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये उसका फॉर्मूला सब लिखते जा रहे हैं। हम लोग चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ेंगे इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझेंगे, उनके ऐसा यूनिट के बारे में आपको ढंग से याद कर लीजिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट हम लोग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं, या इतना के बदले न्यूटन भी लिख सकते हैं। यदि इसको देखा जाए तो एक मिनट आप देख लो इसको। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन हम लोग मानते हैं जिसका वैल्यू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी होता है। अब उतना लंबा चौड़ा नाम करके हम लोग
यदि क्या है कि फोर्स का वैल्यू क्या लिखे, केजी, यूनिट क्या लिखे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे या नहीं, और सेकंड स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसमें, मीटर में, अरे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करेंगे, लीटर में कि मीटर में, मीटर में, तो इनटू मीटर। अब इसको हमने नाम दे दिया क्या, न्यूटन। तो क्या हम इसको न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं क्या, और इस न्यूटन मीटर को बोलते हैं क्या, जूल, जूल। अब ऐसा यूनिट यदि कहा जाए तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिख दें, चलो देखो इसी बात को यहां रिप्रेजेंट कर दो, यानी कि फोर्स का हो गया क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, और ये हो गया आपका क्या, न्यूटन, तो न्यूटन इनटू मीटर भी लिख सकते हैं। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल, सब इतना लंबा चौड़ा नाम करके हम लोग सकते हैं क्या, जूल, ऐसा यूनिट जूल। आई बात समझ में, ये फोर्स है, फोर्स का ही था ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस मीटर, तो मीटर इनटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या केजी मीटर स्क्वायर। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा यूनिट जो एग्जैक्ट है जूल, इसको याद रखना है। ये कैसे आया, तो ये फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप आराम से डिराइव कर सकते हो, ऐसा यूनिट। क्लियर हुआ, यहाँ पे आइए, अब दूसरा फॉर्मूला इसके बाद आता है आपको, पावर भी आएगा और प्रेशर, दो वर्ड और आएंगे, फिजिकल क्वांटिटी। पावर, पावर का हो गया वर्क डन, वर्क डन बाय टाइम, यानी रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग टाइम से किसी भी चीज को डिवाइड कर दो, उसको हम लोग रेट बोलते हैं, रेट ऑफ वर्क डन। टाइम से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे उसको रेट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। अब यदि वर्क डन का आप देखें इसका यूनिट, तो जूल होगा इसका, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड वर्क डन का यूनिट जूल। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय आपको याद रखने, जूल पर सेकंड, यानी कि इसको हम लोग जूल पर सेकंड बोले, या फिर किसी को वाट भी कहा जाता है। पावर का ऐसा यूनिट वाट है, जूल पर सेकंड। अब इसको तोड़ोगे तो देखो, एक मिनट में दिखाना चाहूंगा, इसको तोड़ करके यदि देखा जाए तो क्या लिखोगे इसको, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन को लिख दिया हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और बाय टाइम। फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोग निकाला, फोर्स को यदि तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन को। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखे थे, देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका सेकंड स्क्वायर किधर चला गया, नीचे। एस क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और टाइम बाय टाइम है, इतना बाय टाइम करेंगे तो टाइम कहाँ है, एस सेकंड। ये यहाँ पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है, कंफ्यूज मत हो जाए। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को यदि हम लोग ये लिखे तो क्या लिखेंगे, केजी मीटर क्यूब, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर, ये पावर का ऐसा यूनिट। अब इतना लंबा चौड़ा ना बोल करके हम लोग पर सेकंड वर्क डन का जूल, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाट। नहीं समझ में आएगा तो क्योंकि ये हो गया, इसको ऐसे देखो तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1/सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो जूल है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिख रहा है, ये जूल है कि नहीं, केजी मीटर इंटू मीटर सेकंड है, जूल हो गया, और ये टाइम का सेकंड हो गया, ये जूल बाय सेकंड, इसको हम लोग जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ये जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। तो पावर का एसआई यूनिट हुआ क्या, वाट। आपको कुछ नहीं, कम से कम ये याद रखना चाहिए, जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को वाट बोला जाता है। एक है प्रेशर। प्रेशर प्रेशर के बारे में हम लोग 8th में भी पढ़े। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स का यूनिट क्या हुआ, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का मतलब हो गया फोर्स बाय एरिया। 2 मिनट रुक जाओ। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बस आप इस को हम लोग बोलते हैं क्या, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखो या ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग पास्कल। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। फोर्स को यदि देखो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाई एरिया है तो इस बाई को थोड़ा आगे बढ़ाओ, एरिया का यूनिट कितना, मीटर स्क्वायर।
1 मीटर से ये मीटर कट जाएगा, यानी केजी मीटर 1 मीटर बचेगा -1 और पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पास्कल। छाट के रख दो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हो गया, फुट का हुआ ना, फुट का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया बाई में, तो बाई के नीचे एम स्क्वायर, एम एम कट गया, एक एम बचेगा, केजी ये ऊपर एम जाएगा तो एम टू द पावर -1, सेकंड वाला भी ऊपर जाएगा तो माइनस, ये इसको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं पास्कल, या फिर फोर्स का यूनिट न्यूटन रखते हैं, एरिया का मीटर स्क्वायर लिखते हैं तो मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। ये चीज कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखें और यूनिट रख के याद, तो बाकी सारा काम आसान होता है। ये कुछ फिजिकल टर्म्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनका असाइनमेंट आपको लिखाया गया, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद रेस्ट और क्वेश्चन टॉपिक्स आपको आएंगे। हाउ विल यू डिफाइन रेस्ट और मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट और इन मोशन। फिर ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो उनमें आपको देखना पड़ेगा स्केलर और वेक्टर, कौन कौन से ऐसे हैं जो वेक्टर हैं और कौन कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर हैं। तो वेक्टर और स्केलर में डिफरेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, इस सब के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल भी साथ साथ चलेगा। चलिए मैं कर दूं। लिखिए, हेडिंग दीजिए रेस्ट के बाद मोशन। रेस्ट के बारे में क्या जानते हैं? वैसे तो देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, पूरा यूनिवर्स हमारा मोशन है। अर्थ तो जानते हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो अर्थ जब मोशन में है तो हम लोग भी मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाए? तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हेडिंग डालिए रेस्ट। हम लोग रेस्ट को किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो अर्थ मूव कर रही है, तो टेबल या कुर्सी साथ साथ मेरे साथ मूव कर रहे हैं। यदि एक ट्रेन में 2 फ्रेंड बैठे हुए हैं, तो एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो ए और बी के रेस्पेक्ट में यदि बी का मोशन हम लोग करें, दोनों ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, ट्रेन भी चल रही है, तो बी क्या कहेगा, ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन क्या होगा, स्पीड क्या होगा, 0। दोनों बैठे हुए हैं तो दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, उनके बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या? नहीं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो रेस्पेक्ट, यदि अब वही आदमी कोई बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन चल रही हो, तो कहेंगे कि बी इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ए। लेकिन ए और बी दोनों ट्रेन पर हो,
तो ए के रेस्पेक्ट में बी भी रेस्ट में है और बी के रेस्पेक्ट में ए भी रेस्ट में कहा जाए। लेकिन वही ए प्लेटफॉर्म पे हो और बी चलती हुई गाड़ी पे हो तो बी ए के रेस्पेक्ट में क्या कहा जाए, मोशन में। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए और एक एग्जैक्ट वर्ड को कर सकते हैं क्या, कि इफ पोजीशन याद रखिएगा, ये वर्ड अंडरलाइन, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, if position of an object changes with respect of time, then object is said to be in motion. है ना? यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे, हर पल हर क्षण उसका पोजीशन, हर मोमेंट पर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, doesn't change, rest आना दे रहे हैं, doesn't change with respect to time, then object is said to be in rest. अभी ठीक है, मोशन क्या दिखाई। अब देखिए, मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट फिलहाल अभी किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। कुछ समय के बाद ये आ गया किस पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे। पॉइंट बी पे जिस समय ए पर था उस समय टाइम अभी उसको नहीं डिफाइन कर रहा है, रेस्ट और मोशन को दोनों को एक साथ कर देते हैं। मोशन का भी लिख लो, मोशन को भी लिख लो एक साथ, तो दोनों को एक साथ डिफाइन। मोशन ठीक इसका उल्टा होगा, if position of an object changes या continuously changes with respect to time, then object is said to be in motion। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। अब ये सपोज कीजिए कि किसी समय, जिस समय हम लोग ए को देख रहे हैं, आप देखिए टाइम तो रुकने वाली चीज है नहीं, टाइम तो हर पल बदल रहा है, तो टाइम को तो रोक भी नहीं सकते हो आप। तो टाइम अभी मान लीजिए कि 5:05 हुआ है एग्जैक्ट, तो उसके बाद 5:05 और 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है टाइम। तो टाइम तो चेंजेबल है, वो चेंज होते जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है तो कहेंगे ऑब्जेक्ट किसमें, रेस्ट में। सपोज कीजिए कि अभी टाइम हो रहा है 5:05,
और 00 सेकेंड, 5:05 और 00 सेकेंड। इस समय ये अभी का ये जिस समय ऑब्जर्व करना शुरू किया हम बॉडी ए को, ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल पी है मान, तो पी को देख रहे हैं कि 5:05 पर कहां पर है, तो ए पर है। कुछ देर देखने के बाद आप इसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हो, 5:10 पर भी ये कहां है, ए पर ही है। यानी कि टाइम तो यहाँ T1 से T2 हो गया, कितना टाइम इंटरवल हुआ जी, 5 मिनट का हुआ ना, 5:05 और 5:10। यहाँ टाइम चेंज हुआ कितने मिनट, तो 5 मिनट चेंज हुआ। लेकिन इसका पोजीशन बदला क्या, 5:05 पर भी वो ए पर ही था और लगातार कंटिन्यूअसली ए पर ही रहा है। कब तक, तो 5:10 का है कि नहीं। तो इस दरमियान जो हमारा ये टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस दरमियान समय तो चेंज हुआ, 5:05 से 5:10। समय चेंज हुआ लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज, पोजीशन चेंज नहीं करे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो चेंज होगा ही हो। तो टाइम के साथ यदि पोजीशन चेंज हुआ तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, और जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। नहीं समझ में आएगा। तो if position of an object changes, doesn't change with respect to time, then object is said to be in rest. लेकिन मोशन की बात करें तो मोशन में देखोगे तो अभी मान लो अभी 5:05 और 00 सेकेंड पर कहां पर है, ए पर। फिलहाल ये पॉइंट तो है कि कितने बजे, अब ये आ गया, ये कुछ देर के बाद ये हो गया टाइम 5:05 और 1 सेकेंड पर यहां ये पॉइंट, यही बॉडी कुछ देर के बाद यहां नजर आया, 5:05 और 2 सेकेंड पर एक किसी ये ए पॉइंट मान, ये पॉइंट का नाम दे दो आप एम, यहां एम। एक और पॉइंट लीजिए इसमें, ये यहां पर पहुंचा, पॉइंट पी है, पी पे पहुंचा कब, तो 5:00 और 3 सेकेंड पर। बी पे पहुंचा है वो 5:05 और 4 सेकेंड पर, और फाइनली वो पहुंचा पॉइंट डी पर। उस समय क्या हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि अभी 5:05 और 00 सेकेंड। देखो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। 5:05 पर वो ए पर था, 5:05 और 1 सेकेंड पर एम पे है, 5:05 और 2 सेकेंड पर पॉइंट एन पर है, 5:05 और 3 सेकेंड पर पॉइंट टी पर है, 5:05 और 4 सेकेंड पर डी पे है, और 5:05 और 5 सेकेंड कहां पहुंच गया, डी पे। तो यार इसका पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है, हर समय ये कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन समय के साथ बदल रहा हो, 5:10 पर यहाँ रहा हो, उसी तरह ये कंटिन्यूअसली इसका पोजीशन ए से डी तक चेंज होता रहा है। तो क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चूंकि बदल रहा है तो कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में। यदि पोजीशन इसका नहीं बदलता, ये एक पॉइंट पर एक पर ही रहता, तो समय तो चेंज हो रहा है लेकिन उसका पोजीशन बदल रहा है क्या, नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहें, ऑब्जेक्ट
यदि पोजीशन नहीं बदलेगा तो कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यदि पोजीशन चेंज हो रहा है तो कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में। क्लियर हुआ या नहीं? बोलिए, सही है। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए रेस्ट और हम लोग डिफाइन की। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे किसको, तो स्केलर और वेक्टर को। हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जितना भी पढ़े उधर, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, ये सारी चीज को, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर माना जाता है और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर माना जाता है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको बांटा गया है वेक्टर और स्केलर में। तो स्केलर में आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज में लिखिए, यानी कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज उनको कहा जाता है जिसमें उनका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, और वेक्टर उनको कहा जाता है जिसमें उनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज में लिखिए, स्केलर में दो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब समझ में आ रहा है ना, फिजिक्स में जितने भी टर्म्स, चाहे लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे फिजिक्स के क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, फिजिक्स में आने वाले टर्म। तो फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude but not direction, उनमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे क्या, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स हो गए, एक दो एग्जांपल्स ले लो, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एनर्जी, ये सारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, अरे स्केलर क्वांटिटीज है। डिस्टेंस करने का मतलब हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर, 10 मीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड तो रहेगा, लेकिन 50 किलोमीटर ही हम कह दें तो आपको ये आइडिया नहीं लगेगा इन विच डायरेक्शन, 50 किलोमीटर किधर। ए और बी के बीच डिस्टेंस तो है 50 किलोमीटर, लेकिन ये नहीं पता है कि बी ए से किस डायरेक्शन में है, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, समझ में आ रही बात। तो फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर बोलते हैं। स्पीड में भी है, स्पीड का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखोगे, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड हो गया स्पीड का वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड बोलेंगे। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं दोगे तो इसको स्पीड बोला जाएगा और वो स्केलर क्वांटिटी हो। लेकिन इसको ध्यान से याद रखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्केलर और इसके बारे में जैसे हम मानते हैं दोनों को कंपेयर एक साथ किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वेक्टर के बारे में भी आप लिख दें, जैसे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लिखिए, दो फिजिकल क्वांटिटीज
लिखें। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude as well as डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। दो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के बारे में आई। वेक्टर वेक्टर हो गया दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल quantities which has magnitude as well as डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक एग्जाम्पल है किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्पीड इसमें और भी हो सकता है जी, मास हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है। अब एरिया बोलना होगा तो आप क्या लिखोगे? 3 मीटर स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ या साउथ। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी। अरे स्केलर क्वांटिटी, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। ये सारे क्या है? तो फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज है। अभी क्लियर हुआ? स्केलर का मतलब हुआ वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें कि मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। आइए अब इन दोनों के बीच कंपेयर कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने ले लिया इधर स्केलर और इधर ले लेते हैं वेक्टर। कंपेयर करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस और इसमें डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 5 किलोमीटर ओनली, और ऐसे भी बोला जा सकता है 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट बोला जा सकता है कि। तो जब आप ये बोल रहे हो 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यानी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन डाल दी, बोला तो जा सकता है 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन सिर्फ 5 किलोमीटर आप लिख रहे हो, सिर्फ आपको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस होगा तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। अभी आप स्पीड की बात करें तो स्पीड को हम लोग दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि 25 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। 20 मीटर पर सेकंड एक ऑब्जेक्ट का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, या 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई बाइक चली जा रही। बाइक जा तो रही है, इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। बोलना मीनिंगलेस नहीं है,
50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई बाइक जा रही है। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि बाइक इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, तो ये यहाँ स्पीड वाला मैग्नीट्यूड 50 किलोमीटर पर आवर तो है ही, और साथ में डायरेक्शन भी नॉर्थ डायरेक्शन जुड़ गया, तो ये भी बोलना मीनिंगलेस नहीं है। अरे यार, हम टाइम कैसे बोल सकते हैं? टाइम 5 आवर ड्यू नॉर्थ बोल सकते हैं क्या? ये मीनिंगलेस लग रहा है। तो लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम मैग्नीट्यूड रख भी सकते हैं, डायरेक्शन रख भी सकते हैं, और डायरेक्शन नहीं भी रख सकते हैं। डिस्टेंस में आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रखेंगे, बोलना मीनिंगलेस नहीं होगा। आप 5 किलोमीटर ईस्ट बोलने का मतलब हो गया कि आप इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाना है, तो ड्यू ईस्ट ईस्टवर्ड जाना है। लेकिन सिर्फ 5 किलोमीटर लिखा जा रहा है, तो इसमें मैग्नीट्यूड का तो पता चल रहा है कि हाँ, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, लेकिन कौन किस डायरेक्शन में है ये पता नहीं चल रहा है। उसी तरह स्पीड में है, यदि आपको ये दे दिया जाए कि 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो 40 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में है ये तो नहीं पता चल रहा है। और ये बोलना मीनिंगलेस भी नहीं है। हम बोल सकते हैं कि somebody is moving with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये यहाँ पर मीनिंगलेस नहीं है। लेकिन ये और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है कब, जब इसको हम लोग वेलोसिटी के टर्म में पूछते हैं। जब डायरेक्शन डाल देते हैं तो यही स्पीड बन जाता है क्या, वेलोसिटी। तो यहाँ पर हो गया क्या, 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ या ईस्ट जो डालना है, ये वेलोसिटी। अब ये हो गया मैग्नीट्यूड के साथ आप डाल दिए क्या, डायरेक्शन, तो वेलोसिटी जी से वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड स्केलर एस से 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। आगे बात, तो ये वेक्टर और ये कुछ हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे फोर्स आप लेते हैं, इसमें और सारे फिजिकल क्वांटिटीज रखे जा सकते हैं। टाइम, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारे किस क्वांटिटीज में जाएंगे। आप वॉल्यूम बोलिएगा तो 5 मीटर क्यूब ईस्ट, वो बोलना मीनिंगलेस लगता है। तो आपको ख्याल रखना है कि इसमें आपको ये वॉल्यूम स्केलर मिल गया, और क्या, मास। मास मास के बारे में समझिए। मास का यूनिट हम लोग देते हैं क्या, जैसे हम लोग ले लिए यहाँ 100 kg। अब क्या आप बोलोगे, मास 100 kg ड्यू नॉर्थ या साउथ, मीनिंगलेस नहीं लग रहा है। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड तो रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। टाइम आप बोलते हो, तो टाइम को आप क्या लिखते हो, 5 आवर्स। अब इसमें डायरेक्शन देंगे तो मीनिंगलेस नहीं हो जाएगा। उसी तरह इसमें आओ तो मोमेंटम, इस एक्सेलरेशन, फोर्स या वेट लो। वेट, जैसे फोर्स को हम लोग लिखते हैं, पहले फोर्स लिखते हैं, वैसे जनरली लिखने के लिए तो लिख देते हैं 5 न्यूटन, सिंपली लिख दिया जाता है। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके साथ डायरेक्शन निश्चित रूप से होता है। बुक्स में भी आप देखिएगा सिर्फ 5 न्यूटन लिख दिया, 10 न्यूटन लिख लिया, जस्ट कन्वीनियंस के लिए। अदरवाइज हम लोग ये सेंस जरूर रखेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें बुक के साथ और बुक के साथ, कि फोर्स जब भी होगा तो उसके साथ कोई ना कोई डायरेक्शन होगा जरूर। ड्यू वेस्ट लिखा तो जाना चाहिए डायरेक्शन भी, लेकिन लिखते नहीं है। लिखते नहीं है इसका मतलब ये स्केलर नहीं हो गया। हो सकता है कि बुक्स में नहीं हो, लेकिन ये है वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह आप वेट को लिखते हैं, वेट
वेट किसको बोलते हैं? वेट ग्रेविटेशनल फोर्स को बोला जाता है। जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्चुअली वेट कहा जाता है। जबकि हम लोग लोकल लैंग्वेज में वेट और मास को अलग सेम क्वांटिटी समझ बैठते हैं। फिजिक्स में ये बात नहीं। फिजिक्स में आप मास को अलग और वेट को अलग। वेट इज अ काइंड ऑफ, ये एक तरह का क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में याद है? कौन इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया? एप्पल गिरा, नहीं याद है? वही। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स है तो ये इसका क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? मान लो 50 न्यूटन। वेट का यूनिट हम लोग देंगे क्या? फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। और ये हो गया आपको मास। मास के साथ अब इसमें 50 न्यूटन टुवर्ड्स द अर्थ। और क्या? अब जरूरी नहीं है कि आपको इसमें डायरेक्शन दिया हुआ हो, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि वेट दिया हुआ है तो इसके साथ डायरेक्शन भी छुपा हुआ है। लेकिन इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज में आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, बल्कि मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। ये वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, इन फिजिकल क्वांटिटीज का नाम आप याद रखेंगे, जो जैसे इसमें डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, एरिया हो गया। ये सारे सब सारे के सारे क्या, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सारे के सारे क्या, स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेक्टर क्वांटिटी इधर हो जाएगा आपका वेट, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ये आपको वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स। आएगा समझ? तो ये स्केलर हुए और ये वेक्टर। इन क्वांटिटीज को आप याद रखें। आज यहीं तक रहने देते हैं। कल स्केलर हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, स्पीड और वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग ग्राफिकल प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम भी इस पे देखा जाएगा वन बाय वन। लेकिन कल यदि आप आ रहे हो तो पिछला जो हम अभी दिखाए हैं सारे फिजिकल क्वांटिटीज का ऐसा यूनिट आपको याद रखना होगा। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, या स्पीड का भी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट बताओ, क्या बताओगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को ऐसा यूनिट तो मीटर ही है, लेकिन हम लोग मेजर किलोमीटर में भी करते हैं। सही है ना? डायरेक्शंस के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन वगैरह के बारे में मैं कल बताऊंगा। आज यहीं तक। समझ में आए? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग इस बात को मेंशन करें। ठीक है, सभी को थैंक यू। थैंक यू अनन्या। साक्षी ना नाम मेंशन करो, क्या करो, ठीक है। आज की कहानी यहीं तक रहेगी। थैंक यू।